जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 की श्रृंखला में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी हम यूटेरिया का वॉल्यूम 2 का सीरीज चला रहे हैं। इसमें सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है। आप चाहे तो दोनों सेट को देख सकते हैं, ठीक है। और आप सभी ने दोस्तों बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ने इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज सेट नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन का लेवल तो कहना नहीं दोस्तों, आशा है कि इसी तरह का लेवल जो है एग्जाम में आने की संभावना है। जिस तरह का आप देख रहे हैं दोस्तों, लेवल हर हमेशा चेंज होते रहता है। आप दरोगा में देख चुके हैं, फिलहाल अभी जो एग्जाम हुआ दरोगा मेंस उसमें देख चुके हैं, एडीईओ में देख चुके हैं। तो सभी का जो है लेवल क्वेश्चन का चेंज है। तो इसमें भी लेवल जो है इसी किताब की तरह ही आएगा। तो इस किताब को एकदम भूलिएगा मत, हर हाल में इसको जो है कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों। और टोटल इसमें 150 क्वेश्चन का हम सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। टोटल फुल सेट का प्रैक्टिस है। और इसका फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर बहुत सारी किताब का फुल सेट का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, आपसे दिल से निवेदन है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सेट नंबर 3 की ओर, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कहता है इस काल में लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है। ताम्रपाषाण कालीन में लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस काल में वृषभ यानी साढ़ को धार्मिक पशु माना जाता था। सही है। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली, ये भी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 की ओर। एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर है। राइट आंसर होगा लोथल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लोथल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल का खोजकर्ता 1954 में आर.एस. राव के द्वारा किया गया था। आर.एस. राव के द्वारा, ठीक है। लोथल में कुछ चीज को खोज हुआ है दोस्तों लोथल में, जैसे में चावल के छिलका का खोज। चावल के छिलका की खोज जो है लोथल के द्वारा ही, मतलब लोथल में ही हुआ था, ठीक है। एक कृत्रिम डॉकयार्ड, तो ये दोनों जो है लोथल में ही खोज किया गया था। दोहरे अंत्येष्टि के साक्ष्य, ये सभी लोथल में खोज किया गया था। अगर हम हड़प्पा शहर की बात करते हैं दोस्तों, हड़प्पा, इसका खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसका खोज किया गया था। बताइएगा दोस्तों कालीबंगन कहाँ स्थित है। कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार है, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों। राखीगढ़ी हरियाणा में अवस्थित है। धौलावीरा कहाँ, ये बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कौन सा कथन सही है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बतापी कौन की उपाधि धारण किया था। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया। गलत है दोस्तों, राष्ट्रकूटों ने समाप्त नहीं किया था, चालुक्य राजा ने समाप्त किया था। चालुक्य राजा के द्वारा जो है समाप्त किया था। और चालुक्य राजा कौन था। विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है। विक्रमादित्य द्वितीय। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। विधवा महिला भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी। विधवा महिला भी संपत्ति के विक्रेता हो सकती थी, ये भी सही है। कहता महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी। ये गलत है दोस्तों, ठीक है। महिला भी जो है पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रख सकता था, अनुमति नहीं थी, नहीं, गलत है, ठीक है। अनुमति इसका था। बंगाल में महिला जमींदार पाई जाती थी, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 6 की ओर। अकबर की भू राजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता भूमि राजस्व निर्धारण प्रणाली को जब्ती कहा जाता था। ये सही है। बटाई या गल्ला बक्सी राजस्व निर्धारण की अन्य प्रणाली थी। ये भी सही है। कहता राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली नसक भी था। ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों
अच्छा, इसमें एक और है दोस्तों, कहता करोड़ी भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी थे, ये भी सही है। अतः 1 2 3 4 सभी के सभी क्या है दोस्तों, सत्य है इसमें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 की ओर। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता था? राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग विजयनगर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने किया था। हरिहर और बुक्का नामक जो है 2 व्यक्ति ने किया था, 2 भाई ने किया था। इन्होंने जो है यानी हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर जो है, अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया था। संगम राजवंश की स्थापना किया था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ जो है विजयनगर जो है दोस्तों, विजयनगर यहाँ का एक महान शासक था जिसका नाम है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, ठीक है। इनका 2 किताब है दोस्तों, 2 ग्रंथ है जिसका नाम है अमुक्ता माल्याद और एक जाम्बती कल्याणम, ठीक है, अमुक्ता माल्याद और जाम्बती कल्याणम। अच्छा, ये हम्पी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हम्पी को यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में 1986 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 8 की ओर। सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कहता इस प्रथा में शामिल सहयोगी राज्य को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। कहता इस प्रणाली में शामिल देशी राज्य किसी पड़ोसी राज्य से कूटनीतिक संबंध बनाने तथा विदेशी विशेषज्ञ रखने के अधिकार खो देता था, ये भी सही है। कहता सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई। सहायक संधि प्रथा में सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई, ये भी सही है। कहता मैसूर के टिप्पू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का 1 भाग कंपनी को दिया, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। 1 भाग कंपनी को टिप्पू सुल्तान ने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। कहता कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, हम लोग सहायक संधि की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सहायक संधि का आरंभ किसने किया था? शुरुआत जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो इसका शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, गलत है दोस्तों। ये सर विलियम जोन्स ने नहीं किया था दोस्तों, ये जो है विलियम जोन्स की जगह पर विल्किंस ने किया था। विलियम विल्किंस ने किया था, ठीक है। विल्किंस ने जो है धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कहता विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, ये भी कहा दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने जो है इसका स्थापना किया था, किसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। और स्थापना कब हुआ था दोस्तों? स्थापना जो है 1784 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, तो ना ही 1 ना ही 2, दोनों के दोनों असत्य हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता इस बंदोबस्त के शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकेदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, ये सही, ये जो सत्य है। कहता है जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का अधिकार सौंपा गया, ये भी सत्य है। कहता है किसानों की ओर चुकाई जाने वाली राशि को प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता था, ये जो है गलत है दोस्तों। तो 1 और 2 जो है बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 11 की ओर, ठीक है। कहता लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? तो सर माइकल ओडायर को उधम सिंह ने गोली मारा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 12। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? राइट आंसर होगा चोरी चोरा घटना कारण। अच्छा, हम लोग असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका प्रारंभ जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये आंदोलन जो है 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। कारण क्या था दोस्तों? ये जो है 5 फरवरी 1922 को ये चोरी चोरा कांड हुआ है दोस्तों। 5
5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हो गया था। इसी के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और इससे आहत होकर जो है महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को हिमालय जैसे भूल बताया था। ठीक है। अच्छा, नागपुर सत्याग्रह की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कब हुआ था? नागपुर सत्याग्रह, नागपुर अधिवेशन दोस्तों, तो नागपुर सत्याग्रह जो है 1923 में हुआ था। 1923 में हुआ था। यह एक राष्ट्रवादी आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है सरदार पटेल के द्वारा हुआ था। सरदार पटेल के द्वारा जो है इसका नेतृत्व हुआ था। हम लोग खेड़ा सत्याग्रह की बात कर रहे हैं दोस्तों। खेड़ा, एक सेकंड दोस्तों, हम लोग खेड़ा सत्याग्रह की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जो है 1918 में हुआ था जिसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा, लिखने में प्रिंट हो जाता है दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह मतलब यह जो है गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था? तो खेड़ा सत्याग्रह राइट आंसर होगा। अगर हम राजकोट सत्याग्रह की बात करते हैं दोस्तों, तो राजकोट सत्याग्रह 1938 से लेकर के 1939 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की ओर। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पूर्ति करना है, क्या कर रहा है दोस्तों? कहता है नेहरू रिपोर्ट किसके अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था जिसका विषय खाली स्थान था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में कमेटी तैयार किया गया था। मोतीलाल नेहरू यहाँ भी है दोस्तों और यहाँ भी है। ठीक है, कहता है इसका विषय क्या था? तो इसका विषय जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्था था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब आया था दोस्तों? तो नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन जो है 1928 में हुआ था। याद रखिएगा 1928 में। इसमें भावी भारतीय संविधान के लिए मूलभूत लक्ष्यों को रखा गया था, साथ ही भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव भी रखा गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। विषुव के संबंध दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। इसमें क्या है दोस्तों? इस स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ये बिल्कुल सही है। विषुव में क्या होता है दोस्तों? दिन और रात बराबर होते हैं। ये कब होता है? तो आपको मालूम होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं। इसी को विषुव स्थिति भी कहते हैं। कहता इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुव वृत्त के लंबवत होती है। सही है। इसमें ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। एक गलत है दोस्तों, तो 1 और 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर। भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग सांगपो को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा, यारलुंग सांगपो जो है भारत के तिब्बत में जो है यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, तिब्बत में। ठीक है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यमुना नहीं कर रहे हैं हम, जमुना कर रहे हैं। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात करते हैं तो सुवर्णश्री, धनश्री, मानस, तीस्ता, ठीक है, बराक, कपिली, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील के आसपास से होता है। मानसरोवर झील के आसपास कुछ नाम है दोस्तों, कोई जगह है चेमांग युंग हिमनद, वहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 16 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन खनिज तेल के संदर्भ में सही नहीं है? राइट आंसर होगा दोस्तों। कहता है तटीय प्रदेश और अपतटीय प्रदेश जैसे महाद्वीपीय निमग्न तट से तेल को प्राप्त किया जाता है। ये जो है कहता कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संसार के कुल तेल भंडारों का 1/4 भाग दक्षिण पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास केंद्रित है। ये गलत है दोस्तों। संसार के कुल तेल भंडार का 1/4 नहीं होकर के बल्कि 3/4 भाग जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास केंद्रित है। तो 1/4 नहीं, कितना है दोस्तों? 3/4। तो केवल एक जो है सही हो गया, 2 जो है गलत है। इसमें सही नहीं, गलत कथन को चुनने कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर। ठीक है दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक से हम भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी लगता है चलो मतलब अच्छा से और पढ़ाते हैं, तो प्लीज एक लाइक करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे यही निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के कौन सा 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है?
भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, मध्य प्रदेश और ओडिशा। भारत के कुछ राज्य है दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कर्नाटक, ये सभी राज्यों में लगभग 90% से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, वर्तमान में लोहा उत्पादन में अगर अग्रणी राज्य पूछे तो ओडिशा है। ठीक है, लोहा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ओडिशा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 की ओर। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? राइट आंसर होगा काबुल नदी से जुड़ता है। ठीक है, काबुल नदी से जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, ये थोड़ा सिंधु नदी की बात करते हैं दोस्तों। तो सिंधु नदी जो है, इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर से होता है। मानसरोवर से जो इसका उद्गम होता है। अगर इसका लंबाई की बात करते हैं तो 3610 किलोमीटर जो इसका लंबाई है। ठीक है, और इसका जो है सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों तो झेलम हो जाएगा, झेलम, झेलम चिनाव, झेलम चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी जो है सिंधु नदी के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 19 की ओर। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण में किस तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निफे के निर्माण में निकेल और फेरस की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकेल और फेरस की। आप जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी मुख्यतः 3 परत से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी जो मुख्यतः जो है 3 परत से मिलकर बना हुआ। पहला हो जाएगा दोस्तों भूपटल, पहला हो जाएगा भूपटल, जिसे हम लोग कहते हैं सियाल, SIAL। दूसरा हो जाएगा दोस्तों मेंटल, दूसरा हो जाएगा मेंटल। ठीक है, तीसरा हो जाएगा कोर या फिर नीफे, कोर या फिर नीफे जिसे कहते हैं, नीफे। ठीक है, तो 3 परत से मिलकर के बना हुआ है। अब इसमें भूपटल देखिएगा चाहे सियाल देखिए दोस्तों, तो भूपटल पृथ्वी के बाहरी परत जिस पर जो है महाद्वीपीय और महासागर अवस्थित है, उसे क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण सिलिकॉन प्लस में एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। सिलिकॉन प्लस में एल्युमिनियम से मिलकर के बना हुआ। अगर हम लोग मेंटल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जो भूप्रपट्टी के निचला परत है, ठीक है, निचला परत जो कि विशाल चट्टानों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर हम कोर या फिर नीफे की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है सीमा के नीचे जो है तीसरी और अंतिम परत है। ठीक है, या फिर मेंटल के नीचे जो है तीसरी या फिर अंतिम परत है। इसका निर्माण जो है निकेल और फेरस से, NI और F दिया हुआ है दोस्तों इसी में, तो निकेल और फेरस से जो है मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 20 की ओर। करौल एक प्रकार के निर्मित संरचना है। करौल एक प्रकार के निर्मित संरचना है। कहाँ के दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, करौल एक प्रकार के झाड़ी नुमा घर होता है जो कि अफ्रीकन जनजाति मसाई के द्वारा बनाई जाती है। मसाई जनजाति दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइएगा कि जब राष्ट्रपति जो है अपनी सहमति दे देता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तो वो विधेयक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 की ओर। निम्न शब्दों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों, कहता है क्रम वाइज जो है बैठाना है। ठीक है, तो पहला क्या? प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 52 के तहत होता है। भारत के राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 54 के तहत और निर्वाचन का नियम है 55 के तहत। पुनर्निर्वाचन होता है अनुच्छेद 57 के तहत। अर्हताएं का वर्णन है अनुच्छेद 58 के तहत। शपथ का वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 60 के तहत। महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत और राष्ट्रपति क्षमादान देता है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 के तहत। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के तहत तथा शपथ दिलाएंगे, शपथ जो है अनुच्छेद 69 के तहत। तो याद रखिए कुछ अनुच्छेद जो कि इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 24 की ओर। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत के चुनाव जो है राज्य सरकार अनुच्छेद 243 के तहत करता है। अनुच्छेद 243 के तहत करता है। ठीक है, और इसका अवधि जो है, चुनाव की अवधि यानी इसका अवधि जो है टोटल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, यानी पंचायत में क्या होता है, मुखिया होता है ना, तो उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ग्राम पंचायत की बैठक जो है मतलब ये जो ग्राम पंचायत की बैठक जो है मतलब कितनी बार होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कम से कम जो है 2 महीना में एक बार, कम से कम 2 महीना में एक बार जो इसका बैठक का आयोजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। अच्छा, कुछ अनुच्छेद के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे में पंचायतों का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के बी के तहत होता है। ठीक है, पंचायतों का संरचना अनुच्छेद 243 के सी के तहत होता है। पंचायतों में सीटों का आरक्षण का प्रावधान, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 के डी के तहत होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार पंचायती राज जो सरकार है दोस्तों, उसमें जो है महिलाओं के लिए 50% सीट का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 50% सीट का आरक्षण दिया गया है। पंचायतों के लिए अवधि जो है अनुच्छेद 243 के डी के तहत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो यह जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो इसका वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक निहित किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की संख्या जो है मूल संविधान में 7 था दोस्तों, लेकिन वर्तमान में जो है 6 हो गया है। इसमें एक कौन हट गया? तो एक जो है संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है हटा करके इसको विधिक अधिकार में या फिर कानूनी अधिकार में 300 का ए के तहत रख दिया गया है। तो इस तरह कितना होगा दोस्तों? मौलिक अधिकार की संख्या 6 हो गया है। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 26 की ओर। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रीट लागू होती है? तो अवैध हिरासत के खिलाफ जो है बंदी प्रतिरक्षीकरण रीट लागू होता है। इस रीट के तहत क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति को हिरासत कर लिया होता है तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर उसे मतलब न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, एक चीज और बताइएगा दोस्तों, हम लोग रीट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो रीट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? रीट जारी करने का अधिकार जो है या हाई कोर्ट के पास भी होता है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है। दोनों के पास जो है यह अधिकार होता है। यह अधिकार जो है हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को जो है अनुच्छेद 32 के तहत मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो रीट जारी होता है तो अधिकार किसके पास होता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत जो है यह अधिकार मिलता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 27 की ओर। ठीक है, कहता है संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 की ओर। मिलान करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मिलान कीजिएगा। कहता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। भारत में संघ और राज्य के बीच संघ और भारतीय राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 29 की ओर। मिलान करना है। ठीक है, मिलान कीजिएगा। कहता सरकारी आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य के संबंध से। सरकारी आयोग केंद्र राज्य के संबंध से है। इसका गठन जो है 1983 में हुआ था। सी रंगराजन समिति का संबंध जो है गरीबी के मापन से है।
ठीक, गरीबी के मापन से संबंधित है। इसका गठन जो है 1993 में किया गया था। ठीक है, 1993 में। पारेख समिति की बात करते हैं दोस्तों, पारेख समिति की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है। ठीक है, पारेख समिति का गठन जो है 2007 में हुआ था। नरसिंघम समिति की बात करते हैं दोस्तों तो इसका संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। गठन हुआ था दोस्तों 1991 में। तो कम से कम ये ईयर याद रखिएगा दोस्तों कि सरकारी आयोग गठन 83 में हुआ था, रंगराजन समिति 93 में, पारेख समिति 2007 में और नरसिंघम समिति 1991 में। तो इस तरह से राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 30 की ओर। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉड भेद संबंधित है। तो मॉड भेद का संबंध उत्पाद कर से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मॉड भेद की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह जो है वर्ष 1986 में भारतीय कर प्रणाली में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है। राइट आंसर होगा ह्रास लागत विधि, ह्रासमान लागत विधि। ठीक है, ह्रासमान लागत विधि। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 की ओर। 32 में क्या कर रहा है दोस्तों, कहता है चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, कहता है कौन सा कथन सही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था उच्च संसाधन, कार्य दक्षता और कम अवशिष्ट एवं बर्बादी का नेतृत्व करता है। ये बिल्कुल सही है। इसमें हर चीज का पुनः उपयोग, पुनर्निर्माण या पुनर्नवीकरण किया जाता है। ये भी सही है। इंडियन प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला भारत का पहला एशियाई देश है जिसका लक्ष्य 2030 तक प्लास्टिक के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तित करने में व्यवसाय को सक्षम बनाना। ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों की तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 33 की ओर। 33 देखिएगा दोस्तों, कहता ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, बताइएगा ईमेल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। कहता ईमेल एड्रेस के पहले भाग का डोमेन नाम होता है। ये जो है गलत है दोस्तों। ईमेल एड्रेस के पहले भाग में जो है डोमेन नाम नहीं होकर के यूजर नेम होता है। ठीक है, यूजर नेम होता है पहले भाग में और दूसरे भाग में जो है डोमेन नेम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया हुआ है। कहता एक ईमेल एक ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी सिस्टम है। ये भी सही है। जीमेल एक मुक्त वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, ईमेल की बात करें दोस्तों तो ईमेल का जो है ईमेल की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो रे टॉमस लिन ने किया था। रे टॉमस लिन के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था, रे टॉमस लिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, जनक है ईमेल का। कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट अल्ट कीज जो है किसके उदाहरण है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और अल्ट ये सभी जो है मॉडिफायर कीज है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडिफायर कीज। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सरोद वाद्ययंत्र वादक से संबंधित है। तो सरोद वाद्ययंत्र वादक से अमजद अली खान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमजद अली खान। जाकिर हुसैन की बात करते हैं दोस्तों तो यह तबला वादक है। ठीक है, तबला वादक है। पंडित रविशंकर की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है सितार वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह बांसुरी वादक है। ठीक है, बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, अमजद अली खान सरोद वादक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 36 की ओर। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसका गठन 1991 से 92 में हुआ है। 1991 से 92 में खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए। ठीक है, याद रखिए किसके लिए, तो खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए जो यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें टोटल 25 लाख की राशि दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम बदल करके इसका नाम चेंज हो गया है दोस्तों। क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसका जो स्थापना हुआ था 1961 में हुआ था। ठीक है, इसका भी संबंध जो है खेल के क्षेत्र से ही है। इसमें टोटल 15 लाख रुपया पुरस्कार मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह जो है 1985 से दिया जा रहा है। ठीक है, किससे संबंध, तो खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण
खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो है इसमें मिलता है टोटल 15 लाख रुपये। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो है शुरुआत 2002 से हुआ है। इसमें खेलों के जीवन भर उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और इसमें जो है 10 लाख की राशि पुरस्कार मिलता है। अच्छा, आप लोग को एक चीज लग रहा होगा दोस्तों कि ध्यानचंद पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोनों एक ही हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए मिलता है, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेलों के जीवन भर उपलब्धि के लिए मिलता है। तो ये दोनों पुरस्कार जो है याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 37 की ओर। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? वाटर लिली किसका है दोस्तों? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। फ्रांस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ का चिन्ह लिली है। फ्रांस का लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली, जापान का गुलदाउदी, गुलदाउदी। ठीक है, गुलदाउदी। भारत का दोस्तों अशोक स्तंभ, भारत का अशोक स्तंभ, भारत का अशोक स्तंभ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। यह जो है भारत का पहला इस्पात शहर है। ठीक है, जमशेदपुर में दोस्तों टिस्को की स्थापना हुआ था। टिस्को की स्थापना, जिसका की स्थापना जो है 1907 में हुआ था, जमशेद जी टाटा के द्वारा हुआ था। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत के स्टील शहर या फिर पिट्सबर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं दोस्तों, जैसे कि भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं दोस्तों? बेंगलुरु को कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं भारत का सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु को। ठीक है, भारत का सिलिकॉन सिटी भी बेंगलुरु है। अगर भारत का सिलिकॉन राज्य पूछे दोस्तों, भारत का सिलिकॉन राज्य, तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। समझ गए बात को? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार कौन है दोस्तों? मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 39 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट। अच्छा, पश्चिमी घाट क्षेत्र में जो है, पश्चिमी घाट क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ों की पत्तियां जो है चौड़ी होती है। ठीक है, हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ वर्षा लगभग जो है 200 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जो है वर्षा वन के नाम से भी जाने जाते हैं, वर्षा वन के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ का अगर कुछ वन का जो है पेड़ है उसका नाम देखते हैं दोस्तों, तो जैसे में हो जाएगा महोगनी, महोगनी। ठीक है, एबोनी, महोगनी, एबोनी, रोजवुड। ठीक है, रोजवुड, रबर, ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण में आता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 40 की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और गलत युग्म को चयन करना है। चयन कीजिएगा। पुस्ताज, पुस्ताज कहाँ का है दोस्तों? पुस्ताज जो है हंगरी का है, पुस्ताज हंगरी का है। केंटबरी, केंटबरी कहाँ का है दोस्तों? उरुग्वे का, जो कि गलत है दोस्तों। केंटबरी न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड का है केंटबरी। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। कंबोज जो है ब्राजील का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों। जैसे में स्टेपीज हो गया, कुछ लिखते हैं दोस्तों, स्टेपीज, बेल्ड, पुस्ताज। ठीक है, केंटबरी, केंटबरी। ठीक है, प्रेरी, प्रेरी। ठीक है, डाउन्स, ये सभी क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का उदाहरण है। क्या चाहिए दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जो है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का उदाहरण है। आइए दोस्तों, इसमें कुछ जो नाम दिए हैं उसके बारे में जानते हैं। स्टेपीज कहाँ का है दोस्तों? स्टेपीज जो है एशिया और यूरोप यानी मध्य एशिया इसको कह सकते हैं दोस्तों, मध्य एशिया का घास का मैदान है। बेल्ट कहाँ का है दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका का घास के मैदान है। पुस्ताज के बारे में जान चुके हैं दोस्तों, हंगरी के घास के मैदान है, पुस्ताज हंगरी। केंटबरी कहाँ के दोस्तों? केंटबरी जो है न्यूजीलैंड के है, अभी इसमें देख चुके हैं, केंटबरी यहाँ पर है दोस्तों। अगर प्रेरी की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान। प्रेरी खासकर याद रखिएगा दोस्तों, प्रेरी के बारे में बहुत पूछता है। ठीक है, प्रेरी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निर्माणाधीन परिसर का नाम क्या रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेवा तीर्थ, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री कार्यालय का जो है नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ है। कुछ अन्य जो है नाम के बारे में जानते हैं दोस्तों, जैसे में कर्तव्य पथ, किसका नाम चेंज किया गया है? तो राजपथ का, राजपथ का जो है नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, कर्तव्य पथ हम बोल रहे हैं, कर्तव्य हम कुछ लिख दीजिए इसमें, कर्तव्य पथ, ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राजपथ के नाम बदलकर जो है कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, एक और है दोस्तों, एक और है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरिएट है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, इसका नाम बदलकर जो है कर्तव्य भवन कर दिया गया, कर्तव्य भवन कर दिया गया। सेंट्रल सेक्रेटरिएट का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ठीक है, बिहार बजट 2026-27 के तहत किस विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटित किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो है शिक्षा में सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया। कितना किया गया दोस्तों? तो शिक्षा में जो है 68,216 करोड़, 68,216 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 21,270 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ठीक है, समाज कल्याण की बात करते हैं दोस्तों, तो 724 करोड़ रुपया को आवंटित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा में सबसे अधिक आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 43 की ओर। देश में पहली पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित जलपोत का संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? कथा इसका वाणिज्य संचालन नमो घाट व ललित घाट के बीच शुरू किया गया है। सत्य है दोस्तों, इस पोत का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। सही है, इस पोत के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति बंगलुरु की एक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। कथा इसका चाल 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6.5 नॉटिकल प्रति घंटा है। ठीक है, नॉटिकल प्रति घंटा, ये भी सही है। तो टोटल के टोटल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 44 की ओर। जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कहता है स्वतंत्रता के पश्चात यह जो है 8वीं जनगणना होगी, ये बिल्कुल सही है। 2027 के जो जनगणना होगा दोस्तों, यह स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 8वीं जनगणना होगा। पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगा, ये भी सही है। जनगणना 2027 जो है 3 चरण में संपन्न होगा, ये गलत है दोस्तों। 3 चरण ना होकर के यह 2 चरण में संपन्न होगा। ठीक है, 2 चरण में संपन्न होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा, 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 45 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है? तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ, द चोला टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ, ये पुस्तक जो है अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस किसके द्वारा है दोस्तों? अनुपम खेर के द्वारा, अनुपम खेर के द्वारा है यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, जो कि मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी अरुधंती राय, मदर मैरी कम्स टू मी अरुधंती राय के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 46 की ओर। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बताइएगा, राइट आंसर होगा राजकुमार गोयल, राजकुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 47, फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को जो है यह पहला पुरस्कार मिला है दोस्तों। अच्छा, फीफा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? फीफा के अध्यक्ष वर्तमान में जियानी इन्फेंटियानो है, जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो। क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर होगा दोस्तों महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि और पशुपालक वर्ष, सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? सत्य है। ठीक है, 2026 में जो है ये सभी वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अगर हम 2027 की बात करते हैं दोस्तों, तो 2027 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत लचीले पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2027 को सतत लचीले पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 49 की ओर।
हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्वों को यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल करने के बाद भारत में अब ऐसे सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा मात्र 13 है। ठीक है, मात्र 13। क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय बजट 2026-27 कितने कर्तव्यों पर आधारित है? तो केंद्रीय बजट 2026-27 जो है टोटल 3 कर्तव्यों पर आधारित है। ये 3 कर्तव्य कौन से दोस्तों? तो विकास की गति देना और बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है क्षमता का निर्माण और आकांक्षाओं की पूर्ति करना। तीसरा कर्तव्य है कि सभी के लिए समावेशी अवसर का विस्तार करना। ये 3 कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। इसका खोज जो है 1955 में डी डुबे के द्वारा हुआ था। डी डुबे के द्वारा हुआ था। इसमें झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें 24 प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। इसका निर्माण जो है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका निर्माण किससे होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसे जो है आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइड वेसल्स। ठीक है, अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं दोस्तों, राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो राइबोसोम की जो है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नामक कोशिकाएं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नामक कोशिकाएं पाई जाती है। अगर हम अंतःप्रद्रवी जालिका की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसे कोशिका के कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका का कंकाल तंत्र। कोशिका का कंकाल तंत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और ये जो है गाल्जी का यानी गाल्जी बॉडी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं, गाल्जी बॉडी या फिर गाल्जी काय को। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 52 की ओर। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी है? तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है मस्तिष्क के लिए उपयोगी है। ठीक है, डबल ईजी यानी ईईजी द्वारा मस्तिष्क के विकृतियों को पता लगाते हैं। ठीक है, डबल ईजी की तरह ही दोस्तों एक और होता है दोस्तों ईसीजी, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाते हैं। हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाते हैं। एक और होता है दोस्तों सीटी स्कैन, सीटी स्कैन। एक होता है दोस्तों एमआरआई, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो सीटी स्कैन में क्या होता है दोस्तों, शरीर के किसी भी विकृति को पता लगाने में इसका प्रयोग होता है। और एमआरआई को शरीर के विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने में, यानी एमआरआई से जो विकृति है पूर्णतः जो है राइट दिखेगा, परफेक्ट दिखेगा, एमआरआई का उसमें उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 53 की ओर। ठीक है, कहता एड्स निम्न में से किसके द्वारा होता है? एड्स विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा दोस्तों कौन सा विषाणु दोस्तों एड्स का? तो एड्स का विषाणु का नाम है HIV वायरस, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो है इसका नाम है। इसके द्वारा जो है मानव के प्रतिरक्षी तंत्र को कमजोर कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि एड्स से जो है मानव के कौन सा अंग पर जो है प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र पर जो है प्रभाव पड़ता है। अच्छा, इसके लिए टेस्ट कौन है दोस्तों? है ना, ये जो एड्स को जो है जांच करवाने के लिए टेस्ट कौन सा है? तो एलिसा टेस्ट है, ALISA, एलिसा टेस्ट है। एक है दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ये सभी जो है एड्स का जो है जांच कराने के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 54 की ओर। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के जो है कौन सा तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल जो है लाल और नीले प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल और नीले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 55, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा अनावृत बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 56, विटामिन जो रक्त को थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, कौन सा विटामिन है दोस्तों? तो विटामिन के है, विटामिन के। रक्त को थक्के जमाने के लिए एक अन्य प्रोटीन है, एक अनिवार्य प्रोटीन है, उसका नाम है दोस्तों फाइब्रोनोजिन,
फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है रक्त के थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक और है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन, ये भी जो है रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। रक्त के थक्के जमने का जो टाइम होता है दोस्तों, तो 2 से लेकर के 5 मिनट के अंदर, जो 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 57 की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, ये सभी को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, एक है दोस्तों थैलेमस, इसके द्वारा जो है ठंडा गरम, ठीक है, और दर्द, ये सभी जो है पहचानने का कार्य करता है थैलेमस। तो ठंडा गर्म दर्द ये सब पहचानने कार्य करता है थैलेमस। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 58 की ओर। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न से किसका उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा DNA का उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, मिलान करना है दोस्तों, देखिएगा मिलान कीजिएगा। कथा स्पार्टम क्या है दोस्तों? एक कृत्रिम मधुरक है जो कि सुक्रोज से जो है 100 गुना मीठा होता है। सुक्रोज से जो है 100 गुना, ठीक है, 100 गुना जो है मीठा होता है। फ्रेयॉन क्या एक प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में। नियोप्रीन क्या है दोस्तों? मालूम होगा, एक संश्लेषित रबर है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है जिसका क्लोरोफिल के बहुलीकरण के द्वारा होता है नियोप्रीन। बेनाड्रिल जो है एक प्रतिहिस्टेमीन है। बेनाड्रिल क्या एक प्रतिहिस्टेमीन है, एजेंट है जिसका प्रयोग एलर्जी तथा अन्य प्रकार के बीमारी में किया जाता है। तो समझ गए दोस्तों, एस्पार्टम क्या है? एस्पार्टम जो है कृत्रिम मधुरक है जो कि सुक्रोज से 100 गुना मीठा होता है। अच्छा, इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 60 की ओर। ओकोजिन संबंधित है, ओकोजिन का संबंध किससे है? कर्क रोग से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओकोजिन का संबंध कर्क रोग से है। ओकोजिन एक असामान्य जीव है जो कैंसर की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कैंसर का जो कारण का मुख्य जिम्मेदार है ओकोजिन। ठीक है, अच्छा, कैंसर का जो उपचार होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो कीमोथेरेपी के द्वारा होता है। ठीक है, कीमोथेरेपी। और कैंसर के उपचार में कौन सा गैस का प्रयोग होता है बता सकते हैं? तो रेडॉन गैस का। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है तो याद है कि कैंसर के उपचार में जो है कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो रेडॉन का। अब कौन सा थेरेपी देते हैं? तो कीमोथेरेपी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 61 की ओर। कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? राइट आंसर होगा दोस्तों CO2, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। ये सभी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग में मतलब योगदान देती है। ठीक है, अच्छा, ग्रीन हाउस से संबंधित एक प्रोटोकॉल है दोस्तों जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का जो गठन हुआ था 1997 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना, यानी ग्रीन हाउस गैस को कम उत्सर्जन करना। इसी के तरह एक और है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था 1987 में हुआ था, जबकि 1989 में यह लागू हो चुका था। 1989 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसका संबंध किससे? ओजोन परत के क्षरण से। ओजोन परत के क्षरण को कम करना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। तो 87 में हस्ताक्षर हुआ, 89 में लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 62 की ओर। ठीक है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? बताइएगा। तो यह जो है लंबे समय तक बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगता है दोस्तों तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे का भार बढ़ जाता है। अच्छा, वास्तविक में जंग का सूत्र क्या है दोस्तों? जंग को क्या कहते हैं? जंग का रासायनिक नाम है दोस्तों आयरन ऑक्साइड जंग का रासायनिक नाम है। ठीक है, यह अभिक्रिया के दौरान आयरन के साथ ऑक्सीजन की मात्रा जुड़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 64 की ओर। निम्नलिखित में गलत कथन को चयन करना है। ठीक है, कहता है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ये बिल्कुल सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सही है।
एक्रिलिक, सॉरी दोस्तों, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये गलत है दोस्तों, अतः ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? राइट आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 66, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व क्या है? तो CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी यूरिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों? यूरिया का सूत्र होता है NH2, फिर CONH2। ठीक है, इसमें जो है नाइट्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, और कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। यूरिया क्या है दोस्तों? यूरिया जो है एक कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जिसको जो है इसमें एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है दोस्तों कि प्रयोगशाला में बनाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रयोगशाला में बनाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया ही है। ठीक है, यूरिया है। इसका निर्माण जो है, यूरिया का निर्माण 1828 में बोहलर के द्वारा किया गया था। बोहलर के द्वारा जो इसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 67 की ओर। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो 3 है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? राइट आंसर होगा न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण है। परमाणु के केंद्र धनावेशित होता है जिसमें नाभिक, जिसे जो है नाभिक या फिर न्यूक्लियस कहा जाता है। धन आवेशित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण जो है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। बताइएगा दोस्तों, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा जो है खोज किया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा इन्होंने जो है सोने की पन्नी पर अल्फा कणों के बौछार करके जो है इसको पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 की ओर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में इसको बदलना है, कितना हो जाएगा? तो आप इसका फार्मूला जानते हैं दोस्तों, C/5 बराबर F-32/9। C का मान दिया हुआ है 50, तो 50/5 बराबर F-32/9। 5 दहे के 50, यहाँ से F का मान निकालिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 90 + 32 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखना है दोस्तों। कहता सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर देखें 71 की ओर। गॉड पार्टिकल निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन का उपनाम है। गॉड पार्टिकल उप परमाणु कण हिग्स बोसॉन का उपनाम है। यह एक मूल कण है जिसका परिकल्पना जो है 1964 में किया गया था तथा इसका सत्यापन जो है 2013 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 72 की ओर। एक जिप्टो बराबर है, एक जिप्टो बराबर होता है 10 पर पावर -21, 10 पर पावर -21। कुछ इसी तरह का नाम के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे में पहला होता है नैनो, नैनो, नैनो के बाद आएगा दोस्तों पिको, पिको के बाद फेमटो, फेमटो के बाद एटो, एटो के बाद जिप्टो, एटो के बाद क्या आएगा दोस्तों? जिप्टो, जिप्टो के बाद आएगा योक्टो, जिप्टो के बाद योक्टो। तो नैनो होता है दोस्तों 10 पर पावर -9, पिको होता है 10 पर पावर -12, फेमटो 10 पावर -15, एटो 10 पावर -18, जीटो 10 पावर -21 और योक्टो हो जाएगा 10 पावर -24। तो इस तरह से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 73 की ओर। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गैसों के दबाने और मुक्त करने से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों वातानुकूलन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऊर्जा के रूपांतरण के सिद्धांत पर, ऊर्जा के रूपांतरण के सिद्धांत पर जो है काम करता है वातानुकूलन। क्वेश्चन नंबर 74, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? पंखे की रफ्तार जो है किस पर निर्भर रहती है? राइट आंसर होगा वोल्टेज पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है? तो रेडियो तरंग का उपयोग करता है। बताइएगा दोस्तों। ठीक है, एक सेकेंड इधर आते हैं। लघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग, एक होता है दोस्तों दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग। ठीक है, एक होता है दोस्तों पराबैंगनी किरण,
बैगनी किरण, एक होता है दोस्तों एक्स किरण। इन सभी किरण का खोज किसने किया है बताइएगा हमें। तो लघु रेडियो तरंग की खोज जो है हेनरिक हर्टज ने किया था, हेनरिक हर्टज ने किया था, ठीक है। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज जो है मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था। पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर ने किया था। एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने किया था, रोएंटजन, ठीक है, रोएंटजन ने जो इसका खोज किया था। तो यहाँ तक दोस्तों जीके का सेक्शन समाप्त हो गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक जीके का सेक्शन समाप्त हो चुका है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो 3 और 4 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा दोस्तों? एक का मान लीजिएगा 3x, एक का मान लीजिएगा 4x। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 तिया 12x, तो 12x का मान हो जाएगा 84। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। तो कहता है बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या कौन है? 4x। तो 4 गुना 7 कितना होगा? 7 चौका 28, 4 गुना 7 कितना हो जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 तथा लघुत्तम समावर्तक 714 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा? जब भी ऐसी संख्या हो दोस्तों, तो महत्तम समावर्तक वाला जो संख्या है दोस्तों, उसको जो है एक संख्या के रूप में मान लेना है, ठीक है। तो महत्तम समावर्तक 17 है, तो एक संख्या मान लेते हैं 17x, दूसरा संख्या मान लेते हैं 17y मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो है लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? तो लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 17xy, बराबर कितना हो जाएगा? 714। यहाँ से एक्स बाई का मान निकालिए, कितना होगा दोस्तों बताइएगा। एक्स बाई के मान निकल 17 कामन, 17 चौका 68, 17 दूनी 34। एक्स बाई का मान आ गया 42। इसको जो है को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए। तो 42 को तोड़ते हैं 7 गुना 6 कर देते हैं, 7 गुना 6 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसमें पहला संख्या क्या हो जाएगा? तो पहला संख्या 17x है, तो 17 गुने 7 कितना हो जाएगा? 17 7 79, ठीक है। दूसरा संख्या 17y, तो 17 छक 2 तल से, ठीक है, 17 छक 2 तल से, ठीक है। अब दोनों के जोड़े कितना हो दोस्तों? 221, 221 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसका योग ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं दोस्तों। 78 में कर रहा है 1/2 log 10 पावर 25, 2 log 10 पावर 3 प्लस log 10 पावर 18 का सरलतम मान निकालना है। तो इसका सरलतम मान निकालते हैं। देखिएगा दोस्तों 1/2 है, इसको जो है यहाँ से उठा करके इसके ऊपर लाइएगा, ठीक है। यानी 25 पावर हो जाएगा 1/2। तो 25 पावर जो अगर 1/2 रहेगा, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं दोस्तों 5 के स्क्वायर गुने 1/2, यानी कितना बचेगा? 5 हो जाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों log 10 पावर, इसको हम 5 कर सकते हैं, समझ गए। इसको हम तोड़ेंगे, समझ में आपको शायद आ गया होगा। अब माइनस में यहाँ भी 2 log यहाँ ले जाइएगा ये वाला, ठीक है। 2 जो है यहाँ लेके जाइएगा, ठीक है, 3 के ऊपर। 3 तिया कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर होगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो log 10 पावर कितना हो जाएगा? 9। और प्लस में log 10 पावर 18। अब देख रहे हैं दोस्तों सब बेस जो है समान है, सब समान है। जो माइनस में रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों log, यहाँ पर माइनस में है तो डिवाइड पहले, तो 5/9, ठीक है। और गुना में कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। समझ गए बात को? 9 और दूना 18, 5 दूना 10। तो इसको हो जाएगा log 10 पावर 10। log 10 पावर 10 का वैल्यू होता है 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 79 की ओर। 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत 47.5 kg दिया हुआ है। 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 kg है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत जो है आधा kg बढ़ जाता है, ठीक है। औसत आधा kg बढ़ने का अर्थ हुआ कि प्रत्येक में आधा kg बढ़ता है। तो पहले 35 छात्र था, अब एक अध्यापक जोड़े थे, कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 36। तब कहता है प्रत्येक में जो है आधा kg बढ़ गया। तो 36 में अगर आधा kg बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 18 kg टोटल बढ़ गया। 18 kg किसका भार था? वही अध्यापक का भार था, क्योंकि जब अध्यापक बढ़ा तभी ये वेट बढ़ा, ठीक है। तो पहले वेट था कितना? 47.5। अब 18 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 47.5, 47.5 प्लस में 18 कितना होगा? 8 7 15 के 5 और 4 1 5 और 1 6, 65.5, 65.5 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चले। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या हो जाएगा? मान ले दोस्तों
18वीं पारी में जो है इसका औसत रन x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। तो 18 पारी और प्लस में एक पारी में बनाया है 78 रन, यानी 18 पारी प्लस एक पारी 19 पारी हो गया। अब 19 पारी में क्या कर रहा है दोस्तों, कहता है पहले औसत x है, अब क्या होता है 2 रन कम जाता है तो -2, टोटल 19 पारी 19 से गुना कर दिए। अब इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो हल करने पर कितना होता है 18x प्लस 78 बराबर में 19x माइनस में 38, ये माइनस इधर आ जाएगा दोस्तों, 8 8 16 7 3 10 1 11 बराबर x। अब इसमें क्या कर दोस्तों, कहता है 2 रन घट जाता है तो 2 रन इसमें घटा दीजिएगा, तो 114 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 81 की ओर चलते हैं। कहता है एक व्यापार में ए और सी पूंजियों में 2:1 का अनुपात है। ठीक है, ए और सी जो पूंजी लगाया है दोस्तों, ए और सी जो पूंजी लगाया है 2:1 में लगाया है। ठीक है, और ए और बी पूंजी लगाया है 3:2 में। ए और बी पूंजी लगाया कितना, ए और बी पूंजी लगाया है 3:2 के रूप में, 3:2 के रूप में, समझ गए। अच्छा थोड़ा सा अच्छा इसको लिखते हैं दोस्तों, हम फिर से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी करते हैं पहले। ठीक है, कहता ए और सी दिया हुआ है 2:1, ए और सी ए का 2 और सी का 1 हो जाएगा, समझ गए। कहता है ए और बी का पूंजी का अनुपात दिया हुआ 3:2, यानी ए का 3 दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है 2। ठीक है, बी का 2 दिया हुआ है। अब इसको हल कीजिएगा, देखिए यहाँ पर ए जो है 2 है, यहाँ पर ए 3 है। ठीक है, इसको इक्वल कर दीजिए, ऊपर वाला को 3 से गुना कर देते हैं और नीचे वाला को 2 से गुना कर देते हैं, ये वाला 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 6 रेशियो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 रेशियो इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, आपका 3 ऊपर 3 होगा दोस्तों, सॉरी ऊपर 3 से गुना किए हम, समझ गए बात को। तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ जाएगा, और जब रेशियो निकल गया दोस्तों तो आशा करते हैं बन जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13, टोटल हो गया 13। यहाँ टोटल दिया हुआ है 157,300। ठीक है, 157,300। और बी का निकालना है, बी कितना है देखिएगा, बी जो दिया हुआ है 4, बी कितना दिया हुआ है 4, तो इसको 4 से गुना कर दीजिएगा, समझ गए बात को। तो इसको जब हल कीजिएगा दोस्तों तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 की ओर। 82 में क्या कर रहा है दोस्तों, कहता है विस्की का एक बोतल 40% एल्कोहल है, इसमें से कुछ भाग निकालकर 19% एल्कोहल वाला विस्की में बदल दिया गया। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में 26% एल्कोहल हो गया। तो कहता कितना विस्की को बदला गया, ये तो एलिगेशन है दोस्तों। पहला तो 40% एल्कोहल है, दूसरा में 19% एल्कोहल है। ठीक है, बदलने के बाद होता है 26% एल्कोहल। ठीक है, इसको घटाइएगा दोस्तों, 26 4 30 10 40 यानी 14 हो जाएगा। इधर कितना 19 1 20, 19 1 20 यानी 7 हो जाएगा। इधर 7 और दूनी 14 यानी 1:2 के वैल्यू। कहने का मतलब जो है मूल रेशियो क्या था, मूल रेशियो 1 हो गया, इधर अब 2 हो गया, बदलने के बाद कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, तो कहता है विस्की को बदला गया कितना 2, तो 2 टोटल विस्की कितना है टोटल 3, तो 2/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों। कहता है 10 वर्ष में ए का उम्र 10 साल पहले बी का उम्र का दुगनी है। ठीक है, 10 वर्ष में ए का उम्र, ठीक है, ए का वर्तमान उम्र हम ए ही मानते हैं, बी का वर्तमान उम्र बी मानते हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष में ए का उम्र, ठीक है, 10 वर्ष में ए का उम्र मतलब ए प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, कहता है 10 वर्ष पहले बी का उम्र, तो 10 वर्ष पहले बी का उम्र मतलब बी माइनस 10 हो गया। दुगनी है, ये दुगनी कर देते हैं, समझ गए बात को जी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आप कहता है ए जो है बी से 9 साल छोटा है, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, 9 साल छोटा कर दिए। ठीक है, तो कहता है बी का वर्तमान आयु निकालना है, तो ए का मान जो है यहाँ पर धर दीजिएगा, ए का मान कितना होगा बी -9, तो ए के जगह पर धर दीजिएगा बी -9 अब प्लस में 10 बराबर में कितना हो जाएगा 2b और माइनस में 20 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बी या माइनस में बी प्लस में 1 और बराबर में 2b या माइनस में 20। समझ गए, अब इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा बी का मान कितना होगा दोस्तों, हल करने पर 21 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। ठीक है, बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में निकल गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 84 की ओर। कहता है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला 30 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ काम शुरू करे तो आधा काम कई दिन में करेगा। इसमें तो कोई बड़ा चीज है नहीं दोस्तों, 1/20 करना है प्लस में 1/30 और इसको जो है कितना हो आधा काम कर रहा है, तो इसको हल कीजिए कितना 30
20 दिया 60, 30 9 60 मतलब 5/60 हो गया। ठीक है, यानी 12/60 यानी 12 दिन लगता है एक काम करने में। तो आधा काम करने में कई दिन लगेगा दोस्तों? 6 दिन लगेगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर करने में कितना समय लगेगा? बस कुछ नहीं, दोनों जोड़ देना, 1/20 प्लस 1/30, है कि ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 86 की ओर। कहता है एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्र का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है। ठीक है, तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना परसेंट है? कहता है एक व्यक्ति का वेतन, हम व्यक्ति का वेतन को मान लेते हैं 100। व्यक्ति का वेतन कितना हो जाएगा? 100। पहला सन यानी सन 1 इधर सन 2 कितना है? वेतन क्रमशः जो है 30% कम है, तो 100 में 30% कम मतलब 70%, 100 में 37% कम मतलब 63%। तो कहता है दूसरा पुत्र का वेतन जो है पहला पुत्र से कितना कम है? 7 कम है। ठीक है, 7 कम है ना वेतन, तो 70 का कई परसेंट 7 होता है? मालूम होगा 10%। 70 का 10% 7, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। दो संख्या एक तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50%, सेम टू सेम है दोस्तों। दो संख्या जो तीसरी संख्या, हम तीसरी संख्या थर्ड कहते हैं, तीसरी संख्या को 100 मानते हैं। तो दो संख्या यानी पहला संख्या और एक दूसरा संख्या। कहता पहला संख्या 20% है और दूसरा संख्या जो 50% है। तो कहता है दोनों संख्या का अनुपात, इन दोनों संख्या का अनुपात कितना होगा? देखिए दोस्तों 2:5 के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़का है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या 300 है। 60% कहता है लड़का है, तब बॉय अगर 60% है तो गर्ल कितना होगा दोस्तों? 40% हो जाएगा ना? 40% गर्ल हो जाएगा। तो लड़का की संख्या, कहता है लड़कों की संख्या कितना है दोस्तों? लड़कों की संख्या ही पूछा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? कुछ हम गलती बोल रहे हैं दोस्तों। कहता है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़का है। अच्छा, लड़कियों की संख्या दिया हुआ 300, यानी गर्ल की संख्या यहाँ पर 40%, तो 40% इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना बॉय की संख्या। बॉय कितना है दोस्तों? 60%। तब बताए 40% का वैल्यू 300, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 150 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ने? ठीक है, यहाँ पर 60% है बॉय, तो 3 से गुना कीजिएगा, इधर भी है 3 से गुना कीजिएगा, इधर भी। तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 × 45 450 हो जाएगा। 450 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि 60% ही क्या है? बॉय है, अभी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? 89 की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% की हानि पर बेच दी। कहता वह इसे 20% कम में खरीदता है और 55 अधिक में बेचता, तो 40% का लाभ होता। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें सीपी को 100 मान लेते हैं। सीपी को 100 मान लेते हैं। कहता है खरीद कर जो है 10% हानि पर बेचा, मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 10% हानि मतलब 90% हो जाएगा। कहता यदि उसे 20% कम में खरीदता, कहता फिर सीपी देखना है। कहता पहले 100 में था, अब जो 20% कम में खरीदेगा, मतलब 20% कम मतलब 80 में खरीदेगा। तो कहता है 40% का लाभ होता है। 40% का लाभ मतलब एसपी कितना हो जाएगा? तो 80 का 40% कितना होगा दोस्तों? 80 का 40% 32, 80 का 40% 32, 800 का 32, है कि नहीं? तो 80 + 32 कितना होगा? 112। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर देखिए तो कहता है 55 रुपया अधिक में बिकता है। यहाँ पर कितना रुपया अधिक में बिक रहा है? देखिए दोस्तों कितना अधिक में बिक रहा है, देखिएगा तो आपको दिख रहा है टोटल 22 रुपया जो है अधिक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा 55 अधिक जा रहा है, तो 55 अधिक, यहाँ पर कहता 22 अधिक। करैमुल कितना दोस्तों? करैमुल 100 है, तो 100 से गुना कर दीजिएगा। 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 50 दूना 100, 50 × 5 = 250, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। अच्छा, सेम टू सेम है दोस्तों, ऊपर और नीचे दोनों सेम टू सेम है, खाली वर्ड मतलब डिजिट का डिफरेंट है। तो आशा करते हैं इसको बना लीजिएगा। ठीक है, एकदम सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो 89 का भी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 89 तो हो गया ना? 90 हम लोग आते हैं, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खाली डिजिट का अंतर है। अच्छा, इसको आप बना लीजिएगा दोस्तों, इसमें कुछ करना है, थोड़ा सरल करना है ना। तो इसको देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, 5.32 कॉमन लीजिएगा तो 56 बच गया, प्लस में 44 बच गया। समझ गए? इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आशा करते हैं इसको आप हल कर लीजिएगा, है कि नहीं? तो हल करने के बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमें लग रहा है दिक्कत आप लोग को नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए हम उसको छोड़ रहे हैं।
ठीक है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। वर्गों का अंतर दिया हुआ है, वर्गों में 135 का अंतर दिया हुआ है, यानी x माइनस बाई का मान दिया हुआ है 5, अब वर्गों में अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान दिया हुआ 135 है। अच्छा, इसका मान तो यहाँ से x प्लस बाई का मान निकल जाएगा, इसका हल करते हैं x प्लस बाई या इंटू एक्स माइनस बाई बराबर 135। x माइनस बाई का मान 5 धर जाए तो कितना होगा दोस्तों, x प्लस बाई का मान कितना होगा, 27 पचे 35 से यानी 27 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ से x प्लस बाई का मान मिल चुका, इधर x माइनस बाई का मान मिल चुका, क्या x और बाई का मान निकल जाएगा, x का मान निकालना है जोड़ के दूसरे डिवाइड, 27 5 32 बाई 2 16 यानी x का मान 16। अगर बाई का मान निकालना है तो घटा के दूसरे भागा, तो 27 में से 5 गया 22 बाई 2 11, दोनों का गुणनफल निकालना है तो गुना कर दीजिए, तो 6 गुना 1 6 1 ये रहा है दोस्तों 6 वाला, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 93 की ओर देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 30 है, उसके बीच का पूर्णांक होगा। इसमें कुछ करना तो ऐसा है नहीं दोस्तों, पहला पूर्णांक को अगर x मानते हैं, दूसरा कितना होगा x प्लस 1, तीसरा कितना होगा x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 30 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3x और प्लस में 3 बराबर 30, यहाँ से x का मान निकालिएगा तो कितना होगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो बीच का पूर्णांक, तो बीच का पूर्णांक देखिए ये वाला है बीच का पूर्णांक, तो 27 और प्लस 1 28, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 94 की ओर आते हैं। 4 पावर 61, 4 पावर 62, 4 पावर 63, 4 पावर 64, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर जो है 4 पावर पहले 61 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस में 4 पावर 1 प्लस में 4 पावर 2 प्लस में 4 पावर 3 बचेगा, ठीक है। जब इसको हल कीजिएगा दोस्तों 4 पावर 61 इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। क्या 85 जो है किसी से कट रहा है, 3 से 11 से 10 से 13 से नहीं कट रहा है, मतलब ये तो गलत हो गया। तो आप जो है एक कम कर दीजिएगा, 4 पावर 60 कमा लीजिएगा, ठीक है। तो जब 4 पावर 60 कमा लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 पावर 1 फिर 4 पावर 2 4 पावर 3 फिर 4 पावर 4 बचेगा, समझ गए। जब इसको हल कीजिएगा दोस्तों 4 पावर 60 इंटू 4 और प्लस में 16 प्लस में 64 और प्लस में कितना हो जाएगा दोस्तों बताइएगा, 16 के स्क्वायर 256, ठीक है। अब इसको जोड़ के देख लीजिएगा 64 76 10 80 और 80 4 84, तो 256 प्लस 84 कीजिएगा 6 4 10, इधर 8 5 13 1 14 2 1 3 340 यानी 4 पावर 60 इंटू 340। क्या 340 किसी से कट रहा है, देख रहे हैं 10 से जो है जरूर कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 95 की ओर। इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस वही है, इतना का मान दिया हुआ इतना और इसका मान निकालना है दोस्तों। यहाँ से कुछ करना नहीं दोस्तों, यहाँ से जो है 2 के स्क्वायर जो है कॉमन ले लेना है, 2 के स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेना है। जैसे दिया हुआ है 2 पावर 2 प्लस में 4 पावर 2 प्लस में 6 पावर 2 डॉट 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 प्लस में 40 पावर 2, तो यहाँ 2 के स्क्वायर कॉमन लेते दोस्तों तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 पावर 2 बच जाएगा, प्लस में 2 पावर 2 बचेगा, प्लस में 3 पावर 2 बचेगा, इसी तरह में 20 पावर 2 बचेगा। समझ गए बात को, है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों 2 पावर 2 कितना होता है 4, है नहीं। और इसका मान दिया हुआ, इसका मान कहाँ है देखिए यहाँ पर जो है ये मान दिया हुआ 2870, तो 4 गुने 2870। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो 28 चौका बरियोतल से 11 का पर 2, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। 11 इसी में तो आइए रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 96 की ओर। कोनों का अनुपात दिया हुआ तो कौन सा त्रिभुज है, तो जोड़ के 180 के बराबर कर दीजिएगा। 3x प्लस में 5x प्लस में 7x ये एंगल माने हैं दोस्तों बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x के मान निकल जाएगा 7 5 12 3 15, 7 5 12 3 15, 15x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 15 और 12 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। तो पहला एंगल हो जाएगा कितना 12 3 36, दूसरा एंगल हो जाएगा 12 5 60, तीसरा एंगल हो जाएगा 12 7 84। यहाँ सभी एंगल देख रहे हैं दोस्तों 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से सभी एंगल जो है कम है, मतलब न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 97 की ओर। 97 क्या कर रहा है दोस्तों, कहता है एक समानांतर श्रेणी का प्रथम 11 पदों का योगफल उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है, तो प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा। देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, योगफल समानांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है, फार्मूला आप लोग को मालूम होगा शायद, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला है आप लोग को पता होगा। n के मान पहले कितना 11 पदों के लिए, तो n के मान 11, तो 11/2 इंटू 2a प्लस में n के मान कितना 11 में से 1 गया 10 डी हो जाएगा, ठीक है।
बराबर में क्या होगा, किताब 19 पदों का योगफल, यानी 19 में 2, 19/2 इंटू 2a प्लस n माइनस बी, n माइनस 1, यानी 19 में से एक गया 18d हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ए और डी के फॉर्म में निकाल लिया करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 11 दूना 22 है, अब प्लस में 11 है दहोतल से इतना डी, बराबर में 19 दूना 38 से, अब प्लस में 19 गुने 18 कितना होता है दोस्तों बताइएगा, 19 दहे 190, 19 अठी भन्ना से 15 का पर 9, 9 5 14, 2 1 1 2 1 3, 342 डी, 342 डी। क्या इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों, हल करने पर आपको आ जाएगा दोस्तों, आप हल कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर जो है ए का मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा -29/2d आ जाएगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा ना दोस्तों तो ए बराबर आ जाएगा -29/2d। अब यहाँ पर जो है फिर उसी तरह 30 पदों का मान पूछ रहा है, तो n/2 मतलब 30/2 इंटू 2a प्लस में n-1 मतलब 30 में से एक गया 29 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से a का मान क्या है दोस्तों, देखिए तो a का मान आया है -29/2d, तो 30/2, 30/2 इंटू में 2a मतलब -29/2d, -29/2d और प्लस में 29d, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसल, -29d और प्लस 29d कट जाएगा दोस्तों, घट के 0 आ जाएगा, तो 0 गुने समथिंग कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, अतः ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, कहता 2200 रुपये के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से किसी राशि के बराबर वार्षिक किस्तों का भुगतान अदा करना पड़ेगा। बताइएगा दोस्तों, एक किस्त कर रहा है साधारण ब्याज का, तो टोटल 5 वर्ष के लिए तो 5 किस्त मानते हैं, ठीक है। किस्त हमेशा जो है बराबर होता है, ये आप भी जानते हैं। 5 किस्त मानते हैं दोस्तों, पहला किस्त 100 मानते हैं, दूसरा किस्त 100, तीसरा 100, चौथा 100, पांचवा 100 मान के चले हैं दोस्तों, ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों पहला पर जो है कोई ब्याज नहीं लगता, पहला पर ब्याज कुछ नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा पर ब्याज कितना 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मतलब 5 हो गया। तीसरा में दोस्तों 5% की दर से 2 वर्ष के लिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अगला में 3 वर्ष के लिए 15 हो जाएगा, 4 वर्ष के लिए 20 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। टोटल को जोड़ दीजिए, इधर 100 हो जाएगा दोस्तों 100, इधर 105, इधर 110, 115, इधर 120, जोड़े सबको आता है नहीं, जोड़ दीजिए, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 550 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है टोटल 2200 का उधार लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 550 का उधार लिया गया है, तो 2200 का तुलना कर दीजिएगा, 2200 बटा 550। कहता प्रत्येक किस्त कितना है दोस्तों, प्रत्येक किस्त 100 है, तो 100 से गुना कर दीजिएगा। 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 50 दूना 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूना, कहीं गलती की दोस्तों देखिए तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 20 2500 होगा दोस्तों, यहाँ पर 20 2500 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 20 गुने 20 400, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर देखते हैं दोस्तों, कहता है 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक का भार मिला दिया जाए तो 500 ग्राम बढ़ जाता है। सेम टू सेम ऊपर बता चुके हैं दोस्तों, एकदम सेम टू सेम है, तो आशा करते हैं आप इसको बना लीजिएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेम टू सेम है इसीलिए छोड़ रहे हैं दोस्तों। क्या 100 बन जाएगा, किसी संख्या का 1/5 संख्या x मानते हैं, x का 1/5 कहता उसी संख्या मतलब x का 1/7 से 10 अधिक है। इसको हल नहीं होगा, इसको हल कीजिएगा, यानी 2x बटा में 7 पचे 35 बराबर में 10, 5 दूनी 10, 25 पचे 125, ऑप्शन नंबर ए 5 दूनी 10 या 35 है दोस्तों, सॉरी 7 पचे 35, 35 तो 35 पचे 175 हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, 175। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 101 की ओर, रीजनिंग की ओर प्रस्थान करें। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। 11 और 8 कितना होता है, 11 8 19, 11 8 19 और 19 गुने 2 करते हैं तो 38 हो रहा है। 7 और 3 10 और 10 गुने 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो उसी तरह देखिएगा दोस्तों 12 प्लस 1 13, 12 प्लस 1 13 और 13 गुने 2 करेंगे तो 26 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102 की ओर, ये भी हो सही है दोस्तों। इसको क्या कर 15 3 45, इसको 3 से गुना कीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी 3 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें कहीं देखो 3 से गुना करने पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। 55 3 5 3 15, यहाँ पर देखिए आ रहा है दोस्तों।
यहाँ भी आ रहा है, तो 1 और 2 दोनों जो है मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये रीजन जो है तार्किक नहीं है जो हम बताए अभी। तो कौन सा रीजन होगा दोस्तों, बताइएगा आप ही लोग। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, हम्म पहला संख्या में 45 में से घटाइएगा 15, 45 में से घटाइएगा 15 कितना हुआ, 30 हो जाएगा। और 30 को जो है 10 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 3 आ रहा है ना। 120 को जो है 120 में से घटाइएगा 40, कितना आएगा दोस्तों, 80, ठीक है 80 आएगा। 80 को 10 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, समझ गए बात को। तो 165 में घटाइएगा 55, कितना होगा दोस्तों, 110, 110 को 10 से डिवाइड करेंगे 11 आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 103 की ओर। 103 में क्या कर रहा है दोस्तों, इस दोनों को जोड़िए तो क्या आ रहा है, देखिए तो 12 3 15 और 15 दूनी 30 में से 4 गया 26, ठीक है। 15 9 7 16, 9 7 16, 12 तिया 36, नहीं इसमें गुना कर रहा है दोस्तों, 12 गुना 3 कर रहा है, 3 गुने 12 कीजिएगा ना 36, और 36 में से 10 घटाइए कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है कि ना, इसमें यही कर रहा है। और 9 गुने 7 कीजिएगा तो 9 गुने 7 कीजिएगा 63, 63 में से 10 घटाइएगा तो 53, ठीक है। तो 53 इसमें देखिएगा, इसमें कहा बढ़ चौका 48, नहीं दोस्तों। 7 पचे 35, देखिए 7 पचे 35 और 35 में से 10 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 104 की ओर, कहता कुछ पत्थर घन है, कुछ पत्थर जो है घन के अधीन है, घन है, कोई घन ग्लास नहीं है, कोई घन जो है ग्लास नहीं है, कोई घन ग्लास नहीं है, सभी बल्ले घन है, सभी बल्ले जो है घन के अंतर्गत है। बल्ला को हम छोटा सा लिखते हैं दोस्तों, बल्ला, बल्ला को बी कर दे हम, सभी बल्ला जो है घन के अंतर्गत है, सभी बल्ला क्या है, घन है, घन के अंदर है। तो कहता है कुछ पत्थरों को जो है बल्ले होने की संभावना है, कुछ पत्थर को बल्ला होने की संभावना है, बल्ला यहाँ भी हम कर सकते हैं, तो संभावना रहेगा तो बिल्कुल सत्य है। कोई बल्ला जो है ग्लास नहीं है, कोई बल्ला जो है ग्लास नहीं है, जब कोई घन ही ग्लास नहीं है तो कोई बल्ला ग्लास कहाँ से हो जाएगा, ये भी सही है। सभी घन बल्ले हैं, सभी घन जो है, सभी घन बल्ला है, देखिए तो बल्ला है नहीं, सभी बल्ला घन हो सकता है लेकिन सभी घन बल्ला नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। कोई पत्थर ग्लास नहीं है, कोई पत्थर जो है ग्लास नहीं है, कंफर्म नहीं है कि नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, कहता है सभी बाच क्लॉक है, सभी बाच जो है, सभी बाच जो है क्लॉक के अंतर्गत है, क्लॉक के अंतर्गत है। कुछ क्लॉक मशीन है, कुछ क्लॉक क्या है, मशीन है, मशीन है। कुछ मशीन गैजेट है, मशीन के जो कुछ भाग जो है गैजेट है, गैजेट है, हो गया। कहता है कुछ बाच मशीन है, कुछ बाच जो है मशीन है, गारंटी नहीं है या फिर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कुछ मशीन क्लॉक है, कुछ मशीन क्लॉक है, बिल्कुल है, यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल है। कुछ गैजेट को क्लॉक होने की संभावना है, कुछ गैजेट के क्लॉक होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है, संभावना में सही ही होता है। तो 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 106 की ओर। कहता है कुछ बेमेल कुक बेल है, कुछ बेमेल जो है, कुछ बेमेल, कुछ बेमेल जो है कुक बेल है, कुक बेल है, कुछ बेमेल क्या है, कुक बेल है। सभी बेमेन, मेन, सभी बेमेन जो है कुक बेल है, सभी बेमेन जो कुक बेल है, जो कुक बेल है वो डांसर के अंतर्गत है, तो जो कुक बेल है वो डांसर के अंतर्गत है, DANCER, ठीक है, डांसर के अंतर्गत हो गया। कहता कुछ डांसर प्लेयर है, ये डांसर के जो कुछ भाग जो है प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर हो गया। कहता कोई भी डांसर कुकबेल नहीं है, कोई भी डांसर कुकबेल नहीं है, गलत है दोस्तों, कुकबेल तो है, ये गलत हो गया। कोई डांसर बेमेन नहीं है, कोई डांसर जो है बेमेन नहीं है, ये भी गलत दोस्तों, बेमेन है। कुछ प्लेयर बेमेन है, कुछ प्लेयर जो है, कुछ प्लेयर बेमेल है, कुछ प्लेयर बेमेल है, कंफर्म नहीं है। कहता कोई प्लेयर बेमेल नहीं है, कोई प्लेयर बेमेल नहीं है, मतलब या तो कुछ होगा या फिर कोई होगा, ध्यान दीजिएगा, या तो कुछ लेंगे चाहे कोई लेंगे, दोनों तीनों दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो या तो 3 या तो 4 दोनों में से कोई एक अनुसरण करेगा, ठीक है, कंफर्म नहीं कौन है लेकिन कोई एक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 107 की ओर। 107 में क्या करा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है, मनीषा की बहन,
मनीषा की जो बहन हुआ साक्षी यानी सिस्टर, कौन है दोस्तों? साक्षी। साक्षी जो हुआ शुभम की पत्नी है। साक्षी किसका पत्नी है? शुभम की पत्नी है। शुभम की पत्नी हो गया, पति पत्नी हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस हो गया। मनीष का बेटा आकाश की एक बहन रेखा है। ये मनीष है दोस्तों, मनीषा का एक बेटा, मनीषा का एक बेटा है, ठीक है। कौन है बेटा? आकाश है। और आकाश का एक बहन है, एक सिस्टर है, उसका नाम क्या है? रेखा है, उसका रेखा नाम है, ठीक है। कहता है जो दर्शन की बेटी है, ये रेखा जो है दर्शन की बेटी है। रेखा किसकी बेटी है? ये दर्शन, डीआर से दर्शन करते हैं, दर्शन का बेटी रेखा हो गया, ठीक है। कहता है रेखा के पिता दर्शन, रेखा के पिता दर्शन, रेखा के पिता कौन हो गया? दर्शन हो गया, ठीक है, पिता हो गया। कहता है कि माँ सलोनी है, दर्शन की माँ कौन है? ये माँ हो गया सलोनी, SLONI, ठीक है, सलोनी हो गया, माँ हो गया। तो कहता है सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है? यानी सलोनी को कौन कहेंगे? सलोनी को साक्षी का है दोस्तों, साक्षी से क्या संबंध है? देखिएगा, ये तो इसका सिस्टर है दोस्तों, ठीक है, ये तो इसका जो है सिस्टर है, इसका बेटा आकाश है, समझ गए? या तो ये पुरुष होगा या फिर महिला होगा, समझ गए बात को? इसका बहन ए है, इसका बहन ए है, कहता इसका बेटी ये है, इसका बेटी एक मतलब समझ दोस्तों, ये डॉक्टर और ये मनीषा दोनों क्या है? पति पत्नी है, समझ गए? दोनों जो है पति पत्नी है। तो कहता है सलोनी, तो ये जो सलोनी क्या हो जाएगा बताइएगा? सलोनी जो है एक सास के रूप में आ जाएगी। सलोनी क्या हो जाएगी? एक सास के रूप में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों, क्या इसको हल कीजिएगा? गुना का अर्थ क्या हो रहा है? गुना का अर्थ हो रहा है पति, यानी ये दोनों जो है पति पत्नी है। गुना का अर्थ पति हो रहा है, यानी एस जो है पति है, तो टी पत्नी हो गई। डिवाइड का अर्थ हो रहा है कुछ, डिवाइड का अर्थ पिता, इसका पिता मतलब फादर हो गया, प्लस में हो गया। प्लस का अर्थ हो रहा है पत्नी, प्लस का अर्थ क्या हो रहा है दोस्तों? पत्नी। प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? पत्नी, यानी ये पति पत्नी हो गया, पत्नी है, माइनस हो जाएगा। अच्छा, माइनस का अर्थ हो रहा है पुत्र, इसका पुत्र हो जाएगा, ये पुत्र सन हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है पी को टी से क्या समझे? पी को क्या कहेंगे? तब पी को क्या कहेंगे? देखिए तो ये दोनों तो पति पत्नी हो गया दोस्तों, समझ गए? इसका पिता ये है, इसका पिता ये है, और इसका जो है पत्नी ये है, मतलब इसका माता ये है, समझ गए? इसका माता ये है, और ये जो है इसका माता ये हो गया दोस्तों, और इसका जो है, तो इसका मतलब क्या हो? इसका जो है भाई हो गया पी, एस का भाई पी, तो पी जो है टी क्या कहेंगे? तो पी हो गया देवर, और एक में टी को जो हो गया भाभी हो गया, तो कहता है पी को क्या कहेंगे? तो पी को जो है देवर कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 109 की ओर। कहता बाल को जो है 24 लिखते हैं, बाल को 24 लिखते हैं, सभी का जोड़िए। डब्लू का होता है 23, ए का 1, और एल का 12 और एल का 12, 12 और 12 जोड़िएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 12 12 24, इधर में 23 1 24, 48। 48 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 24, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, इसको भी उतना ही कर दोस्तों। तो 12 और 6 18, 12 6 18, 15 15 30 हो जाएगा, और 18 फिर आगे 18 18 कितना हो जाएगा? 36, और 36 36 कितना हो जाएगा? 66, 66 बाई 2 33। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 109 के बाद 110 देखिएगा। कहता फॉन्ट को 714 लिखते हैं, फॉन्ट को कहता है 714 लिखते हैं, है ना? तो कहता है इतना कोई 494 लिखते हैं, तो जो को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना दोस्तों। एफ का क्या होता है? 6, ओ का क्या होता है दोस्तों? ओ का 15 होता है, दोनों को जोड़िएगा, तो 15 छो क्या हो जाएगा? 15 छो 21 हो जाएगा, 15 छो 21, ठीक है। एन का हो जाएगा 14, टी का हो जाएगा 20, तो 20 और 14 कितना होगा दोस्तों? 20 14 34, 20 14 34, इसमें जो है 34 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो 34 से गुना करने पर 4 इकाई 4, यहाँ पर देखिए यूनिट डिट मिल रहा है, यानी 714 हो जाएगा, ठीक है। गुना कीजिएगा तो 714 हो जाएगा। तो जो का जे का हो जाएगा 10, ठीक है, ओ का हो जाएगा 15, दोनों को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 25, ठीक है। के का हो जाएगा 11, और ई का हो जाएगा 5, 11 5 क्या होगा दोस्तों? 16, समझ गए? 11 5 16, दोनों को गुना कर दिए, कितना हो जाएगा? देखिएगा, 25 10 250, 25 6 150, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 111 की ओर देखिएगा। इसमें कुछ करना है दोस्तों, 25 में जो है गुना में 3 कर देना है,
और 24 में गुना में 2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75, 24 को 2 से गुना करेंगे तो 48। इसको हल करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 123। 123 में 1 घटाइएगा, 1 कैसे घटाएंगे दोस्तों, 1 का घटाएंगे तो 25 में से 24 गया, 25 में से 24 गया, 1 इससे 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा। उसी तरह से 31 को 3 से गुना कीजिएगा, तो 31 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 93। अब प्लस में 27 को 2 से गुना कीजिएगा, 27 दूना 54, हल कीजिएगा कितना होगा दोस्तों 4 3 7 और 9 5 14, 147। 27 और 4 31 होता है। ठीक है, 27 और 4 31, इसलिए 4 घटा देंगे, कितना होगा 143। इसको भी उसी की 35 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा दोस्तों 35 3 105 और प्लस में 29 को 2 से 58, 58 5 63 हो जाएगा 163। अच्छा 29 अच्छो 35 हो रहा है तो इसमें छो घटा देंगे, कितना होगा दोस्तों बताइएगा 157 इज राइट आंसर, 157, ऑप्शन नंबर बी। 12 में करा दोस्तों विपरीत फलक निकालना है। आप जानते हैं तो जेड का विपरीत होता है बाई, भी का विपरीत होता है डब्लू और यू का विपरीत होता है एक्स। ठीक है, तो बाई का विपरीत क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, बाई का विपरीत जेड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 113 की ओर, इसमें कुछ पासा दिया दोस्तों, कहता आर का विपरीत क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आर यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी आर दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा पासा रहे, यहाँ पर देखिए मिल रहा है, बाकी इसमें 6 लेटर में सभी लेटर इसमें मौजूद है, इसमें मात्र एक ही लेटर जो है ऐसा कि नहीं मिल रहा है। कौन सा लेटर है देखिए तो पी है, ये है पी मिल गया दोस्तों, क्यू है, इसमें क्यू भी है ना, देख रहे हैं आर भी है। ठीक है, एस है दोस्तों, एस नहीं है तो आर का उल्टा सीधे एस मारिएगा, ये डायरेक्ट भी है दोस्तों। ठीक है, ये डायरेक्ट भी, यहाँ पर टी भी देखिए, टी भी है, टी कहाँ है, टी यहाँ है, तो जो नहीं है सीधे मार दीजिएगा, लेकिन ऐसा पासा रहे तब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 114 की ओर। ये तो लोकेशन है दोस्तों। ठीक है, लोकेशन है, कहता है सूर्यास्त के समय लोपा कीर्ति के आमने सामने है, यदि लोपा की छाया कीर्ति के दाईं ओर है तो कीर्तिका का मुख किस दिशा में होगा। इसको आप हल तो ऐसे भी कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ देखिए तो कहता है बी आर ओ, यहाँ देखिए बी आर ओ दिया हुआ है कि नहीं, सी ए पी तो सी ए पी है कि नहीं, डी ई एस तो डी ई एस कहाँ है दोस्तों देखिएगा, डी ई एस डी ई एस डी ई एस केवल इसी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और कहीं डी ई एस है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा, पी में एक जोड़ रहे हैं क्यू हो रहा है। ठीक है, ओ में एक जोड़ रहे हैं तो पी हो रहा है, पी में एक जोड़े क्यू, ओ में एक जोड़े हैं तो पी हो रहा है, आर में एक जोड़ रहे हैं तो एस आ रहा है, यानी सभी में जो एक एक जोड़ा हुआ है। तो एम में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों एन हो जाएगा। ठीक है, ओ में एक जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा, आई में एक जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा, तो जे पी एन लास्ट में कहीं है देखिए तो जे पी एन यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा करने से क्या फायदा है दोस्तों जब थोड़ा सा में आंसर निकल रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, इसमें क्या क्या है दोस्तों देखिएगा, बी में जो है 4 जोड़ा हुआ है, बी में 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, एल में जो है 3 जोड़ा हुआ है, एल में 3 जोड़ा हुआ है तो कितना आ जाएगा 15। यहाँ भी जोड़ते हैं तो एस में जो है, एस में कितना जोड़ेंगे दोस्तों 5, एस में 4 जोड़ेंगे तो 19 4 23 डब्लू आ जाएगा। अब टी में जो है 3 जोड़ेंगे तो 20 और 3 23 फिर डब्लू आ जाएगा, लो डबल डब्लू, तो डबल डब्लू कहीं है देखिए तो डबल डब्लू एक ही में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले 4 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, अगला में 2 जोड़ेगा, फिर 1 जोड़ेगा, फिर 0 जोड़ेगा, समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 118, ए का अर्थ होगा भागा, बी का अर्थ होगा गुना, सी का अर्थ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डी का अर्थ माइनस है, तो परिणाम 652 होगा, परिणाम कहता है दोस्तों 652 होगा। तो इसमें तो आप हल कर लीजिएगा दोस्तों, मान बैठाना है सीधे हल करना है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये सब आप हल कर लीजिएगा। 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा 1 दोस्तों, 20 का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसको बस मान धरना हल करना, इसमें हम क्या बताएंगे आपको जोड़ घटाव में, है कि नहीं। 21 का 1 हो जाएगा, 22 का देखिए दोस्तों, 22 का 3 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर, और इसमें है एक और है दोस्तों 23 का देखिए, 23 का भी सी हो जाएगा। 24 में आते हैं दोस्तों, 24 में कहता है कुछ शब्द दिया हुआ है, कहता है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो कितने अक्षर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा, तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार बैठाएं। तो पहले क्या होता है ए, यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, ए के बाद देखिए बी नहीं दिया हुआ, सी नहीं, डी दिया हुआ तो डी हो जाएगा, डी के बाद ई हो जाएगा दोस्तों, ई के बाद क्या मिल रहा है देखिए तो ई के बाद एम हो जाएगा,
ठीक है, ओ हो जाएगा, फिर डब्लू हो जाएगा। देख सब क्रम में बैठा हुआ है, देखे तो ए डी ई ई एम ओ डब्लू। तो कहता है कितने अक्षर की स्थिति नहीं बदलेगा। देखे डब्लू और डब्लू सेम टू सेम है, ओ और ओ सेम है, बाकी कहीं सेम नहीं, यानी 2 अक्षर की स्थिति जो है नहीं बदला है। 24 के अनुसार है सेम टू सेम 25 है दोस्तों, एकदम सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 26 की ओर, विषम विकल्प को चुनना है, चुनिएगा। तो विषम विकल्प को चुने दोस्तों, कैसे चुनिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 और 3 8, प्लस में 3 जुट रहा है दोस्तों। 23 और 2 25 हो रहा है, प्लस में 2 19 और प्लस में 2 21, 9 और प्लस में 2 11 हो रहा है, यानी प्लस में 2 2 हो रहा है, इसमें 3 जुट रहा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, 22 17 प्लस में 4 जुट रहा है दोस्तों, 17 4 जुट रहा है, 17 5 22, प्लस में 5 जुट रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए 9 प्लस 5 14, 20 प्लस 4 24, और 6 प्लस 5 11। देखिए यहाँ पर 4 ही जुटा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 28 की ओर, विषम की ओर चयन करना, इसमें भी ठीक है। क्या करें दोस्तों, तो 4 प्लस में 4 8 हो गया। यहाँ देखे तो 5 प्लस 4 9 हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, 9 प्लस 4 13, भी कुछ नहीं मिला दोस्तों। अच्छा 8 प्लस 3 11 हो गया, ठीक है। 9 प्लस में 4 13 हो गया, ठीक है। 13 प्लस में 4 17 हो गया, और 6 प्लस में 4 10 हो गया। सब में 4 4 जुट रहा है दोस्तों, इसमें 3 जुटा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा इसको तो क्रम में बैठा लीजिएगा। पहला हो जाएगा शब्द, पहला शब्द, तो पहला हो जाएगा अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, यानी 2 के बाद 5, 2 5 देखिए सब में है, इसको छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पदबंध, 2 5 3, 2 5 3 4 1, 2 5 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 130 की ओर, क्या कहता है दोस्तों, सेम टू सेम ऊपर वाला ये बताएं दोस्तों। इसमें जो है प्रत्येक को जो है वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो यहाँ पर ए लिखते हैं। ए के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, ए के बाद डी आएगा, डी के बाद खोजिए क्या आ रहा है, आई आएगा ना, डी के बाद आई, आई के बाद बताइएगा दोस्तों, आई के बाद एन आ रहा है ना, एन आ रहा है, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ के बाद क्या आएगा दोस्तों, ओ के बाद आएगा आर, आर आ सकता है, देखे तो एन ओ आर, आर के बाद आ जाएगा दोस्तों यू, यू नहीं पहले टी, टी के बाद यू आ जाएगा। तो कहता है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा है। देखिए तो अपरिवर्तित कोई है, कोई भी हमें नहीं है, कोई भी स्थान अपरिवर्तित है ही नहीं, मतलब किसी का भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 131 की ओर, ये तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिभुज की संख्या गिनना है दोस्तों, क्या गिन सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिभुज की संख्या गिनना है, ये तो आप गिन लीजिएगा, है कि नहीं। ऐसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 6 के बाद 7 हो गया, फिर 7 के बाद 8, यानी इसमें जो है कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है टोटल 8 त्रिभुज है। केवल इसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों, केवल इसमें 8 त्रिभुज है। 8 के बाद इसमें हो गया एक दोस्तों 9 हो जाएगा, किसमें देखिएगा, यहाँ पर एक 9 हो जाएगा, और यहाँ पर एक 10 हो जाएगा। समझ गए बात को, 10 हो गया ना, 10 ऊपर तो 10 नीचे, 10 ऊपर तो 10 नीचे, कितना हो जाएगा 20, 20 हो गया ना। अब 20 देखिए, 20 के बाद हो जाएगा एक इधर 21, इधर एक हो जाएगा 22, और फिर इधर एक हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा, इधर एक हो जाएगा 24, ठीक है। समझ गया बात को। इसी तरह आप काउंटिंग कीजिएगा दोस्तों, तो इसको करने पर जानते कितना आ जाएगा, टोटल जो है 32 त्रिभुज आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 33 नंबर देखिएगा, ठीक है। क्या इसमें कह रहा है, देखिए कहता है एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, एक से अधिक, इसमें जो 42 है ये केवल एक पद के लिए किया है। यहाँ पर देखिए 2 पद के लिए किया है, 3 जो है 2 पद के लिए, तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस में 3 प्लस में 8 प्लस में 6, इतना जो है 2 पद के लिए या फिर 3 पद के लिए किया गया है। तो 4 3 7, 8 7 15, 6 21, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 की ओर, 34 में क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है 2 ऐड हो रहा है, 2 नहीं दोस्तों 3 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो रहा है, इसमें दोस्तों 9 7 16 7 ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है दोस्तों देखिएगा, 16 11 27 हो रहा है, प्लस में 11,
ठीक है। अच्छा आप यहाँ देख रहे हो तो 3 अब प्लस 4 मिला रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 प्लस 4 मिला रहे हैं तो 11 आ रहा है, 11 प्लस अगर 7 मिलाएंगे तो 18 आएगा, तो इसमें 18 जोड़िएगा, तो 27 प्लस 18 कितना होगा, 27 8 35 10 45, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 135 की ओर, क्या इसको आप बना सकते हैं? पहले 256 में से घटाइए दोस्तों 10, माइनस में 10 घटेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 246। 246 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड अगर 2 करते हैं तो 123 बनता है, यानी 256 में 10 पर घटाएंगे तो 246 और डिवाइड 2 कर देंगे तो 123। इसमें क्या करना है दोस्तों, अबरी देख रहे हैं दोस्तों 123 में जो है अगला अगरी जो है 9 जोड़ना है, ठीक है, 9 जोड़ना है, तो 23 9 कितना होगा दोस्तों, 32, 23 9 32, ठीक है। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ रहा है, 10 9 उसके बाद 8, अबरी 8 जो है घटाना है, 8 घटाना है, ठीक है। तो 66 में से 8 घटाइएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा बताइएगा, 66 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, बताइएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 58, है ना, 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 29 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 136 की ओर, थोड़ा सा इसका सीरीज जो है थोड़ा सा हार्ड दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, सीरीज थोड़ा हार्ड है। यहाँ पर देखिए तो क्या कर रहा है दोस्तों, 16 गुना में 2 कर रहा है 32, अब 32 को जो है 1/4 से गुना कर रहा है, 1/4 से गुना कर रहा है, 48 को जो है 6 से गुना कर रहा है, और इसको जो है 1/8 से गुना कर रहा है, यानी 2 4 6 और 8, यानी पहले 2 से गुना किया तब 1/4 से कर दिया, 4 से नहीं करके 1/4 से कर दिया, अभी 6 से गुना करे तब फिर 1/8 से गुना कर दिया, तो 6 8 अभी कितना हो जाएगा 10, तो इसको जो है देखिए तो यहाँ से यहाँ कर रहे हैं तो 10 से गुना हो रहा है, देखिए तो गुना 10 करें तो 6 10 के 60, अगला जो है 12 से जो है 1/12 से गुना हो जाएगा, तो 12 के बाद 14, तब जो है इसको 14 से गुना कर देंगे, तो 14 5 70, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिएगा, 66 प्लस में 11 77, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, प्लस में 22, प्लस में 33, प्लस में 44 और प्लस में क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, तो 6 5 11, एक क्यों आइए रहा दोस्तों, 11 का एक 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 आइए रहा, यूनिट रेट मिल गया ना। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 38, ये तो डायरेक्शन है दोस्तों, आइए कुछ हल कर देते हैं डायरेक्शन। कहता है एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है, पश्चिम की ओर जो है 10 किलोमीटर सफर किया, फिर अब वह जो बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर गया, ठीक है, 10 सफर किया, यहाँ 4 सफर किया, फिर पूरब की ओर मुड़ा 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, ठीक है। अब कह रहा बाद में जो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 6 चला, बाईं ओर मुड़ा फिर 6 चला, समझ गए, कोई दिक्कत? तो कहता है अब प्रारंभिक वह अपने जो है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में बताइएगा, प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में है कि नहीं, सॉरी प्रारंभिक स्थान ये हो गया ना, मिस्टेक कर दिए, तो प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 39 की ओर, ट्रायंगल काउंटिंग करना है दोस्तों, इसको आप हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी तरह प्रॉब्लम होता है दोस्तों तो कमेंट में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, तो इसको भी हम हल कर देंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि हल्का है काउंटिंग करना है तो इसलिए आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, कहता ए वाला आकृति को दर्पण प्रतिबिंब, नीचे दर्पण दिया दोस्तों, तो नीचे दर्पण दिया हुआ है मतलब उलट जाएगा, ए वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, कहता इसको जो है इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखा गया है, इसको कुछ किया नहीं दोस्तों, इसको जो सीधे जो है यहाँ पर एक मान लो कि दर्पण लगा करके जो है पलट दिया गया है, दर्पण लगाया गया उल्टा, इसका उल्टा यहाँ है, और ये वाला जो गोल है ना, ये वाला जो गोल है दिख रहा है, ये पीछे के पीछे ही रखा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर जो है दर्पण लगाना है, यहाँ पर दर्पण, ठीक है, और उलट देना है, तो दर्पण लगाएंगे तो ये वाला नोखीला वाला पोर्शन जो है नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है, तो नोखीला वाला पोर्शन सब में नीचे है, ये क्या यहाँ पर बीच में कोई फटा उटा है, नहीं फटा, इसमें देखो बीच में फटा हुआ है, फटा हुआ है, बीच में चीरा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक ही जो है बीच में नहीं चीरा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 का था विषम विकल्प को चुनना है, इसमें देखिए सभी में जो है कि आयत के बारे में दिया, देखिए सब में आयत है, इसमें देखिए ट्रायंगल कर दिया, बना दिया है दोस्तों, ठीक है, तो ये विषम विकल्प हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 143, इसको हल करना है दोस्तों। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए इसको हम फिगर बना देते हैं। यहाँ तक इसको ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ये कट जाएगा। अब बताइए ऐसा आकृति कहाँ दिख रहा है आपको? हमें लग रहा है एक ही को में दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, है कि नहीं? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 144 को, थोड़ा धुंधला है दोस्तों, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्या कर सकते हैं, थोड़ा धुंधला हो चुका है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको जो पलटा गया दोस्तों, ये कुछ कागज है, कागज के टुकड़ा को पहले इस तरीका से मोड़ा गया है, उसके बाद इसको फिर इस तरीका से मोड़ा गया है ना। मोड़ने के बाद जो है इसको यहाँ से काट दिया गया है। तो इसको फैलाएंगे तो कैसा बन जाएगा? तो फैलाएंगे तो यहाँ भी कटा हुआ बनेगा, ठीक है, और ऊपर भी जो है पूरा कटा हुआ बनेगा, ये पूरा इसमें कट जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही तो हो ही रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखे दोस्तों 45 की ओर, कहता कितना जो है आंकड़ों में कितना ब्लॉक का ढेर है, ब्लॉक की संख्या काउंटिंग करने के लिए करा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर तो 2 महला, यहाँ पर 4 गो केले दोस्तों, 4 गो ऊपर तो 4 गो इसके नीचे भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल क्या 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 गो इसमें भी होगा, तो 5 5 10 और ऊपर 4 14, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, इसको तो आप हल कर लीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन का हल कीजिएगा। अच्छा 1 और 2 4 दिया हुआ, 1 2 और 4, बताए कोई तरीका से हो रहा है दोस्तों? इसमें कहीं फटा उटा है, इसमें कहीं इस तरह से है, नहीं इसमें तो कोई इस तरह से है, तो कहीं मैच नहीं खा रहा है, ये गलत हो जाएगा। मैच खा रहा है, नहीं मैच खा रहा है, गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1 7 8, 1 7 और 8, देखिए बिल्कुल मैच खा रहा है दोस्तों, ठीक है। जो भी जो आकृति है प्रॉपर रूप से, बीच में अटा कटा फटा छटा नहीं है, 1 में 7 में और 8 में, यानी 1 7 8 मैच कर रहा है कि ना, ये तो हो गया। 3 5 6, 3 5 और 6, 6 कहाँ है दोस्तों? देखिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं, 3 हो गया, 5 हो गया और 6, एक 6 है, देखिए तो बिल्कुल मैच कर रहा है। बीच में सब में फटा हुआ, देखे तो बीच में इक्वल बांटा हुआ है कि नहीं, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। 2 4 9, 2 4 9, बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, कहता है इसमें छिपी हुई आकृति है, तो इसमें खोजना है, इसमें खोजना है, कौन होगा दोस्तों? आप यहाँ देख रहे हैं सभी में जो है इस तरह का दिया हुआ है, यह देखिए, ठीक है। ये वाला आकृति कहाँ दिख रहा है? देखिए ये वाला आकृति नीचे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 149, कहता है इसको जो है 180 डिग्री जो है बामा बर्थ घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री बामा बर्थ घुमाना है, ठीक है। 180 डिग्री बामा बर्थ घुराएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा इमेजिन कीजिए, देखिए 180 डिग्री घुराएंगे दोस्तों, तो ये वाला जो है, ये वाला जो है कहाँ आ जाएगा मालूम है? ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये नोखिया दिख रहा है, ये नोखिया ऊपर की ओर चल जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। मात्र एक ही ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर ये चीज है, इसमें तो नहीं कैंसिल, इसमें भी नहीं, इसमें है, देखिए नोखी ऊपर की ओर है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए दोस्तों, कुछ वर्ड दिया हो दोस्तों, इसके तरह जो है मिलान करना है ऑप्शन से, इसको हल करना है, ठीक है। तो मिलान कीजिएगा दोस्तों, देखिए 9 5, 9 और 9 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, तो 9 5 मिलाइएगा, डी हो रहा है, तो डी तो इसमें है दोस्तों, ये तो मिल गया। 4 0, 4 और 0, 4 0 भी, क्या भी इसमें है? ए आ गया, गलत हो गया दोस्तों, पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा लेते हैं 2 और 4, ठीक है, देखिए दोस्तों 2 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, 4 ऊपर से आ रहा है, ए है क्या? 2 4 में पहला में ए है, पहला में डी दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। 5 और 7, डी में देख रहे हैं दोस्तों 5 और 7, तो 5 यहाँ जा रहा है दोस्तों, 7 ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी डी में कट गया, तो डी तो हो गया यहाँ पर। 1 और 3, देखिए दोस्तों 1 कहाँ? 1 यहाँ पर है, और 3 कहाँ? ऊपर से देखिए नीचे आ रहा है, कट कहाँ रहा? ए पर कट रहा है ना, तो ए हो जाएगा, तो डी आई ए अभी तक मिल रहा है दोस्तों। 2 और 3, 2 कहाँ है दोस्तों? देखिएगा 2 यहाँ पर, देखिए 2 यहाँ पर है, ठीक है, और 3 देखिए ऊपर से आएगा नीचे, के आ रहा है, तो के भी तीसरा में दोस्तों, के आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी जी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 और के भी कीजिएगा तो ये भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, सेट पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपका एक लाइक से हम भी मोटिवेट होते हैं दोस्तों, पढ़ाने में मजा आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज एक लाइक करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।